एजाज जान साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और आज के प्रोग्राम के एक और मेज़बान जनाब तनवीर खिचड़ी साहब, नायब सदर जम्मू ब्रिजमोहन शर्मा साहब, हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन पूजा ठाकुर साहिबा, हमारे XMLC इकबाल भट्ट साहब, जॉइंट प्रोविंस सेक्रेटरी इम्तियाज जरगर साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शकील अहमद साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद साहब, यूथ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब सजाद शेख साहब, यहाँ पे ब्लॉक से दूर हजरात, हल्का से दूर हजरात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अहदेदारान और यहाँ पे इस जलसे में शिरकत करते हुए आप सब भाइयों बहनों बुजुर्गों, मेरे तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आदाब। फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। मैंने जानबूझ के इस शहर के साथ अपनी तकरीर शुरू करने का इरादा किया था, क्योंकि जिन साजिशों के और जिन परेशानियों के खिलाफ हम वक्तन फवक्तन लड़ते हैं, और बिलखसूस जिस तरह हमारी जमात को और हमारे जमात के झंडे को 47 से लेकर आज तक मिटाने की कोशिश की गई और उन कोशिशों में उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। वाकई ऐसा लगता है कि हमारी हिफाजत सबसे पहले तो खुदा करता है और उसके बाद आप लोग हमारी हिफाजत करते हैं। नहीं तो कब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाने की साजिश नहीं रची गई। जब शेर कश्मीर को वजीर आजम की कुर्सी से उतार के जेल में डाला गया, तब उसके बाद 75 के अकॉर्ड के बाद जब उनकी हुकूमत गिराई गई, तब जब 84 में लोगों को के खरीद फरोख्त के बाद डिफेक्शनें करवा के फारूक साहब की उस वक्त की हुकूमत ली गई, तब 90 में जब गवर्नर एक ऐसे भेजे गए जिसमें कि फारूक साहब ने कहा था आप किसी और को भी भेजिए, इसको मत भेजिए, तब और उसके बाद लगातार सिलसिला चलता रहा। 2019 अगस्त के बाद भी अगर देखा जाए तो कोशिशों में और तेजी आई। कभी कभी मैं हैरान होता हूं जब मैं याद करता हूं कि उस वक्त हमें बंद करने के लिए क्या क्या बहाने नहीं इस्तेमाल हुए। 5 अगस्त 2019 के बाद हम ज्यादातर लोग जो यहां बैठे हैं कहीं ना कहीं हम बंद थे। कोई गेस्ट हाउस में, कोई MLA हॉस्टल में, कोई अपने घर में। मेरे ऊपर तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून केस लगा, और जब रात को वो मैजिस्ट्रेट आए मुझे कागज देने के लिए, खुद बेचारा शर्मिंदा था। एक एडिशनल मैजिस्ट्रेट और एक एडिशनल SP आए थे, वो PSA का
डिटेंशन ऑर्डर लेके और राजनाव आपको इस पे दस्तखत करना होगा। मैंने कहा ठीक है ना, आप लोग मालिक हो लो, मैं दस्तखत करता हूँ, लेकिन पहले मैं पढ़ लूँ आप क्या लिख रहे हो, किस बुनियाद पे आप मुझे पीएसए में बंद कर रहे हो। और जब मैं पढ़ना शुरू किया, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि उसमें सबसे पहले लिखा था करोड़ पुलर कि उमर अब्दुल्ला जो है करोड़ पुलर वो लोगों में मशहूर है। जाके मिलते रहते हैं और इन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन बॉयकॉट का जो मुहिम था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और लोगों को बॉयकॉट के खिलाफ वोट डालने पर तैयार किया, और बंदूक का जो खतरा था इलेक्शन को, उसके खिलाफ भी उमर अब्दुल्ला ने आवाज उठाई, और इससे साबित होता है कि वो लोगों को अपने साथ चला सकते हैं। और मैंने उस मैजिस्ट्रेट को पूछा, मैंने कहा जनाब कल तक लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करने पे हमें शाबाशी दी जाती थी, आज लोगों को इलेक्शन पे तैयार करने के लिए आप पीएसए का केस ठोकना शुरू कर गए हो क्या गया आप लोगों को। मैं खुद नीचे अपना सिर किया, कहा ना मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, लो दस्तखत कर लिया, चले। लेकिन फिर वहां अंदर रह के पता चला कि ये क्यों किया जा रहा है। मकसद इतना नहीं था कि हम बाहर जाके लोगों से मिलेंगे, मकसद ये था कि हमारे अंदर रहते रहते ये हमारी जमात को मिटाना चाहते थे, हमारी जमात को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए महीनों तक जनाब फारूक साहब को, मुझे, हमारे निकलने के बाद भी सागर साहब और हमारे कुछ और सीनियर साथी, उनको बंद रखा गया, क्योंकि उनको ये गलत फहमी थी कि अगर हम दो चार लोग जो हैं, अगर हम अंदर रहे तो हमारी बाकी पार्टी जो है वो बिखर जाएगी, हमारे बाकी लोग जो हैं वो हमसे अलग हो जाएंगे। और आज भी उनकी कोशिश जारी है। अभी यहाँ नीचे आते हुए सजाद के साथ हम बैठे थे और उन्होंने श्रीनगर के एक शख्स के बारे में मुझसे पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, नहीं तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझना शुरू करेगा। फिर उसने सजाद को फोन किया और उसको पूछा, यार तुम अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हो, निकलो, तुम्हारे खिलाफ ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। और सजाद ने उसको खड़ी खड़ी सुनाई, लेकिन कहने का, और वो उसके ताल्लुकात जो है एक ऐसी पार्टी के साथ है जिसका बहुत ही करीबी रिश्ता जो है बीजेपी के साथ है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की साजिश जो है उसको रचाने में कोई कमी नहीं लाएंगे। लेकिन वो हमें पसंद क्यों नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को झूठ की बुनियाद पे, धोखे की बुनियाद पे, गलत नारों की बुनियाद पे, मजहब के बुनियाद पे, इलाकाई लड़ाइयों के बुनियाद पे हम लोगों को अपने तरफ नहीं खींचते। हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ के बुनियाद पे वोट नहीं मांगते, हम लोगों को गलत वादे और गलत बयानों से और गलत नारों से हम उनका दिल बहलाने की कोशिश नहीं करते। हम सच को झूठ में तब्दील नहीं करते और झूठ को सच में तब्दील नहीं करते, और तभी तो ये लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। हम आवाज उठाते हैं तो मैं अभी भी जम्मू कश्मीर को रियासत के नाम पे पुकारता हूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे गले से नहीं उतरता। मैं कह नहीं सकता हूं जो यूटी वूटी, मैं बार बार कहता हूं जम्मू कश्मीर हमारी जो रियासत है, हम इसकी इज्जत और आबरू की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम जो हमसे छीना गया उसको वापस हासिल करने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं?
क्योंकि बुनियादी हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमें झूठ कहा गया, हमें झूठे वादे और झूठे नारे सुनाए गए। हमें कहा गया था कि 370 ही हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए एक रुकावट बनी हुई है। हमें कहा गया था कि यहाँ के लोग अगर बुनियादी तौर गरीब हैं तो उनकी गुर्बत का वजह भी 370 है। हमें कहा गया था कि 370 हटेगा तो यहाँ तरक्की ही तरक्की होगी, यहाँ नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, यहाँ किसी को मांगने की जरूरत नहीं होगी, बिना मांगे सारा कुछ उनको मिल जाएगा। आज लगभग 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं जबकि 370 और 35 से इन्होंने हटाया। लेकिन मैं मजबूर होता हूं, जगह जगह यही सवाल पूछता हूं कि खुदारा हमें बताइए ना, 370 हटने के बाद कौन सी बेहतरी आई, क्या बदला हमारे नौजवानों के लिए जिससे कि ये कहे कि हाँ जी अब हमारा मुस्तकबिल रोशन हुआ है, अब हमें रोशनी की किरण नजर आ रही है। क्या वो रोजगार के ऑर्डर आए, क्या वो कारखाने लगे, क्या वो फैक्ट्रियां आई, क्या नई यूनिवर्सिटियां कायम हुई, क्या नए कॉलेज बने, क्या नए वाटर सप्लाई की स्कीमें आई, क्या बिजली के निजाम में बेहतरी आई? उल्टा जो हमने काम शुरू किए थे वो भी आज ठप पड़े हुए हैं। उस वक्त के वजीर आजम को लाके हमने यहाँ रतलय पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। जब तक हमारी हुकूमत थी और सजाद मेरे साथ मिनिस्टर थे तब तक प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं आई। जैसे ही हमारी हुकूमत गई प्रोजेक्ट पे भी ताला लगा और सारा सिलसिला बंद हुआ। पकलडुल, कीरू, कावर, हमने ये प्रोजेक्ट्स अपने घर के लिए नहीं बनाए। मुझे ना इन प्रोजेक्टों में अपने बच्चे लगाने थे, ना इन प्रोजेक्टों की बिजली अपने घर तक पहुंचानी थी। प्रोजेक्ट शुरू करने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने हमें और कुछ नहीं तो कम से कम इन दरियाओं में पानी दिया है। काश हमें तेल या गैस होता, हम तेल और गैस बेचते। अगर जमीन के अंदर सोना होता हम वो सोना बेचते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये पहाड़ियों की खूबसूरती दी है और हमें दरियाओं में पानी दिया है। हमने कहा चलिए ना, कुछ नहीं तो हम इन दरियाओं से बिजली निकालेंगे, बिजली बेच के इस रियासत की जो है आमदनी उससे होगी। मैं सोचा कि इन प्रोजेक्टों पे यहाँ के गरीब लोग जो हैं वो मजदूरी करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, गाड़ियां चलाएंगे, ट्रकें चलाएंगे। और मैंने कभी उन प्रोजेक्टों के कॉन्ट्रैक्टर्स या मालिकों को ये बुला के नहीं कहा कि आप फलानी नौकरी लगनी चाहिए, फलाना नौकरी नहीं लगना चाहिए, कभी नहीं। कोई एक प्रोजेक्ट का मालिक जरा खड़े होके कहे कि हाँ जी जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि सिर्फ फलाने लोग जो है नौकरी लगने चाहिए, कभी दखल नहीं दिया। मैंने कहा जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। और आगे भी अगर अल्लाह ताला ने चाहा और यहाँ का निजाम बदला, मैं किसी का हक उससे छीनूंगा नहीं, किसी का हक उससे छीनूंगा नहीं। ऐनाब जमीन आपकी है, पानी आपका है। जब काम होता है और गर्दा जमा हो जाता है वो आपके घरों में जाके वो गर्दा जाता है, उस गर्दे का आपके सेहत पे असर पड़ता है। जब ब्लास्टिंग से मकानों में क्रैक आ जाते हैं वो आपके मकानों को क्रैक हो जाता है। लेकिन जब नौकरियां देनी होती हैं तो पता नहीं कहां से नौकरी लेने वाला आ जाता है। अगर जमीन आपकी, आबो हवा आपका, मकान आपका, तो रोजगार भी आपका ही होना चाहिए। और इंशाअल्लाह वो रोजगार भी हम आपके हाथों जो है हम आपको पहुंचा के ही छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ने वाले हैं।
कभी हीरो का लिबास ना पहना है ना पहनूंगा। जम्मू कश्मीर के अगर हीरो हैं तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जिन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, हर मुश्किल का सामना किया। अब हम आप लोगों से सीखते हैं, जिस सब्र से आप लोग बर्दाश्त करते हो, जो बहादुरी आप लोग दिखाते हो, अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम इसी तरह चल पाए। तो नहीं, अब ये नारा आज मैंने सुना, आज की बात सुनना नहीं चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर का हीरो कौन? जम्मू कश्मीर की आवाम, बस, और कोई नहीं। लेकिन अब वक्त नहीं है, मुझे अपना करने दीजिए खत्म। यहाँ हमारे डीडीसी की चेयरपर्सन बैठी हैं, रेखा जी, पूजा जी, सॉरी। कितना काम किया इनको, इलेक्शन कराए, इलेक्शन कराने के बाद महीने महीने वेट कराया कि कब चेयरपर्सन जो है वो चेयरपर्सन का इलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट से खुश नहीं थे, हैरान हुए। ये लोग हैरान हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने कहां से सीटें नहीं जीती। खुद जब पिछले दिनों दिल्ली में मीटिंग थी जो वजीर आजम साहब ने बुलाई थी यहाँ के तमाम पार्टियों की, उसमें दिल्ली का एक बहुत ही सीनियर, सबसे सीनियरों में उनको गिना जाता है, उन्होंने तक मुझे कहा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये परफॉर्मेंस रहेगी। आप लोगों ने हमें हैरान किया, क्योंकि दूर दराज इलाकों से आप लोगों ने सीटें और वोट जीते। इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह खरीद फरोख्त हो, कि कश्तवाड़ में पूजा जी ना जीते, रामबन में हमारी शमशाद शान जी ना बने, इसी तरह बाकी इलाकों में कुछ जगहों में ये कामयाब हुए, कुछ जगहों में नहीं हुए। लेकिन देखिए ना किस तरह रोज ये लोग अपने हाथों से जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। कश्मीर में बडगाम जिला है श्रीनगर के नजदीक, पिछला असेंबली इलेक्शन मैंने वहां से लड़ा था। आज के दिन में 15 डीडीसी मेंबरों में से 11 ने चेयरमैन के खिलाफ डीसी को चिट्ठी लिखी कि हमें इस पे एतमाद नहीं है, हम चेयरमैन बदलना चाहते हैं। चिट्ठी लिखे हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने, अभी तक सेशन नहीं बुलाया जा रहा है चेयरमैन को बदलने के लिए। क्योंकि चेयरमैन उन्होंने ऐसा रखा हुआ है जिसको हाथ में कागज थमा दिया जाता है, वो पढ़ता है। बाहर से एम्बेसडर आते हैं, बाहर से मिनिस्टर लोग आते हैं, बाहर से बड़े बड़े लोग आते हैं, अफसर उनको तकरीर थमा देते हैं, वो पढ़ देते हैं। अंदाजा करिए, अगर आज कश्तवाड़ में पूजा जी के खिलाफ अगर 11 डीडीसी मेंबर जो है चिट्ठी निकालें, मैं दावे से कह सकता हूं कि फौरन 24 घंटे के अंदर अंदर सेशन बुलाया जाएगा और इनको तब्दील किया जाएगा। ये इनकी जमहूरियत का नया मिसाल है। मीडिया पे दबाव, मैं कहता हूं ना, ये बड़ी बड़ी तकरीरें जो की जाती हैं कि जमहूरियत, दुनिया में हम जमहूरियत का मिसाल कायम करते हैं, हिंदुस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क है, लेकिन ये नारे खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा एक हथियार जो है वो आपका प्रेस है, लेकिन आज के दिन में प्रेस को काम नहीं दिया जाता है। मैं हैरान हुआ आज की एक खबर देख के। मुझे पता था कि कश्मीर में अखबार वालों को सच लिखने की आज इजाजत नहीं है। अगर वो कुछ लिखते हैं तो फटाफट उनको थाना बुलाया जाता है, उनकी हाजिरी लगती है, उन पे केस लगता है, गवर्नमेंट नाराज हो जाती है, उनके इश्तिहार काटे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि ये सिर्फ आगे की खबर ना छपे उसके लिए है, लेकिन आज पता चला कि जो पिछली खबरें हैं
जो उनके रिकॉर्ड में दर्ज है, जो कंप्यूटर पे हैं, आज उनकी पुरानी खबरें भी जो हैं उनको भी वाइप आउट किया जा रहा है, उनको भी साफ किया जा रहा है। जो पुराने आर्टिकल लिखे गए थे, उन पुराने आर्टिकल्स को भी अब हटाया जा रहा है ताकि एक नई हिस्ट्री जो है वो कायम की जाए। एक नया मतलब एक पता नहीं झूठ का एक नया झांसा जो है वो तैयार किया जाए। अब ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में बात करने की खुली छूट दी जाती है, हुकूमत की मुखालफत, सच बोलना, लेकिन आज लगता है इस बात की इजाजत ही नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जिन पार्टियों से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो भी हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला के बात करेंगे, वो भी खामोश। अफसोस हुआ मुझे आज अखबार में एक खबर पढ़ के। मैं इज्जत करता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में किसी जलसे में कहा कि अब 370 पे बात करना ही फजूल है, ये गया, अब ये वापस नहीं आएगा, छोड़ दो। क्या हो गया? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। 370 अगर आया तो वो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नेहरू साहब की बदौलत। अब कांग्रेस वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे वो? और क्या पहले से ही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा? अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मतलब मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पर बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी पढ़ाई, इनका तालीम, इनका रोजगार, हमारी जमीनें, जो लैंड टू टिलर की बात होती है, जो यहां जमीनों के मालिकाना हक लोगों को दिए बिना एक नया पैसा उनसे लिए हुए, वो मुमकिन ही नहीं होता अगर 370 नहीं होता। लेकिन वो लड़ाई ये लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं ना, हम अकेले ही लड़ेंगे, हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई यहाँ के लोगों की मुस्तकबिल की लड़ाई है। हमें कहा जाता है कि 370 खोखला था। अरे ना, अगर खोखला था तो फिर हटाया क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ से आप ये चला नहीं सकते हो। एक तरफ से आप कहते हो ना इसमें क्या है, इसमें कुछ था ही नहीं, खोखला था। तो मेरा उनसे सवाल होता है अगर खोखला था तो फिर आपने हटाया क्यों? था ही नहीं कुछ इसमें। फिर अगर आपने हटाया इसका मतलब कुछ था इसमें। हमारी लड़ाई में ये वक्तन फौक्तन रुकावटें लाने की कोशिश करेंगे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अभी इलेक्शन का ब्यूगल नहीं बजा है। मैं यहां वोट मांगने नहीं आया हूं। उम्मीदवार को सामने आपको उम्मीदवार आपके सामने खड़ा करने नहीं आया हूं। कोई मंशूर आपके सामने पेश करने नहीं आया हूं। इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा हम कर लेंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश लेके आया हूं कि आप लोग गौर करें हम किन हालात से गुजर रहे हैं, किन मुश्किल का सामना कर रहे हैं। क्या वाकई 2015 जनवरी और बिलखसूस
2019 अगस्त के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आई है? अगर आई है तो मैं कोई हिचकिचाहट किए बिना मैं चुप बैठूंगा। मैं इलेक्शन में भी फिर वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं कहूंगा ना, अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी आई है तो फिर हम ही गलत थे। आप सिर्फ सोचिए, क्या वाकई यहां का हिंदू, मुसलमान, सिख मजहब एक साइड रखिए, जात बरादरी एक साइड रखिए, इलाकाई सियासत एक साइड रखिए, और सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या 2019 अगस्त के बाद मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी आई या नहीं। अगर नहीं आई तो फिर इसका हमें हिसाब किताब बराबर करना ही होगा। लेकिन उन ताकतों से भी आप लोग होशियार रहिए जो यहां नफरत की बीज बोने के लिए चल रहे होंगे। इन लोगों की आदत है, इलेक्शन का ब्यूगल बजते ही ये यहाँ फसाद पैदा करते हैं। ये यहाँ के लोगों को अलग अलग तराजुओं में तोलना शुरू करते हैं। ये यहाँ के पड़ोसियों को एक दूसरे के दरमियान लड़वाने की कोशिश करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी मजहब का इस्तेमाल नहीं किया है वोट मांगने के लिए, ना आगे हम कभी करेंगे। तभी जाके आपको इस स्टेज पे हर मजहब का नजर आएगा। यहाँ पे अगर मैं और सागर साहब बैठे हैं तो यहाँ पे रतनलाल गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पूजा जी भी बैठे हैं, यहाँ हमारे ब्रिजमोहन शर्मा साहब भी बैठे हुए हैं। हम अपनी विरासत को नहीं छोड़ते, हम अपनी विरासत की कदर करते हैं। और हमें विरासत में शेर कश्मीर ने एक नारा दिया है, बहुत सिखाया हमें शेर कश्मीर ने, लेकिन शेर कश्मीर ने विरासत में हमें वो भी नारा दिया है। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को तोड़ने के लिए, इसको जख्म पहुंचाने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए बहुत लोग अपनी दुकानें खोलेंगे। मेहरबानी करके उन दुकानों के शटर आप लोग बंद रखिएगा, क्योंकि उसी में हमारे मुश्किलात और हमारे जो मुतालबे हैं उनका हल होगा। आप लोगों ने यहाँ इस तरह इस प्रोग्राम में आके हमें एक नई हिम्मत और एक नया जोश और बलबला दिया है। हम आपको कभी नाराज या मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आपके उम्मीदों पे और आपके जज्बातों की हम कदर करते रहें। मैं अपने तरफ से, अपने साथ आए हुए साथियों के तरफ से, सजाद साहब का, तनवीर साहब का, पूजा मैडम का और आप सब साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ब जल्द हमें दोबारा मुलाकात का मौका हासिल होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।